नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज एक नई क्वेश्चन सीरीज के साथ में। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आयरन इज स्टोर्ड इन। आयरन का स्टोर दोस्तों कहाँ पर होता है? बॉडी के किस ऑर्गन में आयरन का स्टोर होता है? तो दोस्तों आयरन का स्टोर बॉडी के अंदर कहाँ पर होता है, तो इससे जानते हम कुछ क्वेश्चन में आप लोगों से कुछ जनरल चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। आयरन जो है बॉडी के अंदर लगभग कहाँ है दोस्तों? हम ब्लड पढ़ रहे हैं तो सबको पता है ब्लड के अंदर क्या होता है? आयरन होता है। ये Fe क्यों लिख रहा हूँ वो दोस्तों, जो नॉन साइंस स्टूडेंट हैं उनको बता दूँ कि आयरन का लैटिन नाम फेरम होता है और इसी से इसका एलिमेंट का जो नाम है वो लिया गया है Fe। पहली चीज़, ठीक है, फेरम। तो ये फेरम आयरन जो है वो ब्लड के अंदर है? यस है। कहाँ पर है ब्लड के अंदर? ब्लड की आरबीसीज के अंदर आयरन है। आरबीसीज में भी कहाँ पर है दोस्तों? हीमोग्लोबिन नाम के मॉलिक्यूल का नाम आपने सुना होगा। इस हीमोग्लोबिन में हीम और क्या होता है दूसरा? ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो ये हीम के अंदर जो है क्या होता है दोस्तों? ये आयरन कंपार्टमेंट है एक तरीके से। किसका? ब्लड के Hb का। तो आयरन होता है यहाँ पर जनरली। अब आयरन स्टोर कहाँ होता है? ये तो आयरन मूव कर रहा है दोस्तों बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, जरूरत है हमें। इस आयरन का स्टोरेज क्या है? गोडाउन का है भाई। इसका गोडाउन जो है वो क्या है दोस्तों? लीवर है। आयरन हमेशा बॉडी में लीवर में स्टोर रहता है, ठीक है। कैसे याद दिखोगे दोस्तों? एकदम ब्लैकिश सा दिखता है, आप देखोगे ना ब्लैकिश सा दिखता है। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनमें बता दूं मैं आपको, मीट जो है, मीट में लीवर जो है वो आयरन का रिच सोर्स है। हम पढ़ते भी हम आयरन का रिच सोर्स है। मीट में लीवर जो है वो आयरन का जो है सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है। एक दो चीज़ें और स्टडी करते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पर ब्लड की बात निकाली, तो ब्लड के बारे में कुछ एक बेसिक्स हमें और पता होना चाहिए। ये कौन सा टिश्यू है दोस्तों? कनेक्टिव टिश्यू है। द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब ब्लड कितना होता है? हाउ मच, कितना होता है दोस्तों? चूंकि लिक्विड है, इसके मतलब हम इसको किस में मापेंगे? कोई किलोग्राम में नहीं मापेंगे, इसको हम लीटर में मापते हैं दोस्तों। तो कितना लीटर ब्लड जो है वो हमारे के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो होता है दोस्तों? ब्लड जो है लगभग इसका जो मतलब रिलेशन है वो हमारे बॉडी वेट से है। किससे है दोस्तों? बॉडी वेट से। और हमारे बॉडी वेट का 12वां भाग जो है वो क्या होता है? ब्लड होता है। मतलब किसी का, अगर हम एग्जाम्पल लें, कोई 60 किलो का बंदा है, कोई 60 किलो का इंडिविजुअल है, तो उसमें कितना ब्लड हो गया दोस्तों? 5 लीटर हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं दोस्तों, आपसे ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं कि भी कितना 60 किलो के बंदे में कितना ब्लड है जी। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि ब्लड बॉडी के वेट का कितना परसेंट होता है? तो बॉडी के वेट का लगभग 7 से 8%। 8% याद रख लेना दोस्तों, 7 से 8%, यानी 8% निकालिए आप। 60 का 8% ऐसे निकालते हैं दोस्तों परसेंट। इसका मतलब क्या हो गया? 4.8 लीटर। मतलब लगभग 5 लीटर ब्लड होता है 60 किलो के इंडिविजुअल में। ये तो हुई एक बात। अब मैं आपको यहाँ पर 2-4 चीज़ें यहाँ पर और डिस्कस करना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों के साथ में। कल हमने स्टडी किया कि ब्लड के में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको हम किसकी वजह से, इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, इनकी वजह से, या ब्लड के प्लाज्मा के प्रोटीन, ब्लड, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम क्या नाम दे देते हैं? ऑन्कोटिक प्रेशर का नाम दे देते हैं। इस ऑन्कोटिक प्रेशर की एवरेज वैल्यू क्या होती है दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए, 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। दोस्तों एक क्वेश्चन आंसर तो बहाना है, हम स्टडी करेंगे सब कुछ, ठीक है ना। और नर्सिंग स्मार्ट ने जो कमिटमेंट कर दिया है, फिर फिल्मी डायलॉग नहीं, किसी की नहीं सुनेंगे, करके रहेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। तो ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है, प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर है, और इसकी एवरेज कितना होता है? 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी।
अब यहाँ पर एक दो चीजें आपसे इससे अलग और इतर और डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन में आ भी जाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन पूछ भी लूंगा दोस्तों। बहुत ही जल्द हम नर्सिंग स्मार्ट पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर के आने वाले हैं, टोटली फ्री होगी दोस्तों। आप बोलोगे कि सर कुछ ना कुछ तो पैसा निकाल ही लेंगे, नहीं जी, अभी तक हमारे पास में ऐसे पैसे वाला कोई काम ही नहीं है। ओस्मोटिक प्रेशर जो है वो ब्लड के अंदर है ओंकोटिक प्रेशर, और ब्लड जब हम बॉडी से निकालते हैं तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं जी, ब्लड विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। एक मेथड होती है दोस्तों वेनी पंक्चर। आप बोलोगे सर बेसिक सी चीजें क्यों बता रहे हो, क्योंकि ठीक से क्वेश्चन पूछ लूंगा तो आएगा ही नहीं। वेनी पंक्चर, ये वेनी पंक्चर का मतलब देखो जी, वेनी का मतलब वेन और पेन को पंक्चर कर दिया, मतलब वेनी पंक्चर। क्यों पंक्चर किया जी, टू विड्रॉ ब्लड, ठीक है ना, यही मकसद था ना। लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले ब्लड विड्रॉ करने का सबसे मोस्ट कॉमन प्रोसीजर क्या है, वो यही है दोस्तों। ब्लड विड्रॉ करने का सबसे कॉमन प्रोसीजर जो है वो वेनी पंक्चर ही है, ठीक है। अब वो जैसे ही हमारी अलग अलग, हम तो निडल से भी निडल का मतलब है सिरिंज से निकालते हैं, कुछ कंटेनर्स आते हैं, वेक्टेनर्स आते हैं, उसके अंदर निकालते हैं, ओके। इसी के साथ जुड़ा हुआ दोस्तों दूसरी चीज कि इसकी सबसे कॉमन साइट क्या है, इसकी सबसे कॉमन साइट जो है वो क्या है दोस्तों, मीडियन क्यूबाइटल वेन। सबको पता होगा दोस्तों कि कहाँ है मीडियन क्यूबाइटल वेन, एल्बो के एंटीरियर पार्ट पर है, ना कि पोस्टीरियर पर, जहां से सबसे पहले हम ब्लड लेते हैं। आप समझ गए सभी के सब लोग, मीडियन क्यूबाइटल वेन एंटीरियर टू एल्बो है दोस्तों, ये सबसे कॉमन साइट है वेनी पंक्चर के लिए। क्या इसके अलावा भी और कोई साइट्स हैं क्या? हाँ जी, एक नाम सुनते हो भैया, फिंगर स्टिक, नाम सुनते हैं। डायबिटीज वाले पेशेंट रोज फिंगर स्टिक से अपना ब्लड विड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा ही करते हैं, ड्रॉप ही करते हैं, आधी ड्रॉप करते हैं, लेकिन वो भी विड्रॉ करना हो गया दोस्तों। इसके अलावा एक होता है दोस्तों क्या, हील स्टिक। हील स्टिक क्या होता है भाई? हील का मतलब हील से निकालना। देखा है क्या कभी भाई हील स्टिक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम्स में आने वाला। इन्फेंट्स में चिल्ड्रन में हील से ब्लड की ड्रॉप निकाली जाती है, जैसे फिंगर स्टिक वाला है, वैसे ही स्टिक जो है वो हील से निकाली जाए, हील्स के ब्लड की ड्रॉप निकाली जाती है, तो उसे हम हील स्टिक कहते हैं, जो कि किस में कॉमनली काम में लेते हैं हम? इन्फेंट्स में हम काम में लेते हैं दोस्तों। तो एक आर्टीरियल स्टिक होता है दोस्तों, जो कि ऑक्सीजन का लेवल करने के लिए किया जाता है, तो ये हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं कि आयरन कहाँ स्टोर हुआ। आयरन लीवर के अंदर स्टोर होता है, सब लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए, और इसी की वजह से कैसा दिखता है? ब्लैकिश दिखता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर आरबीसीज के सिंथेसिस के लिए? सेल नहीं है आरबीसीज के सिंथेसिस के लिए दोस्तों। तो दोस्तों पहले तो आरबीसीज का पता कर लेते हैं कि आरबीसीज होती क्या हैं। आरबीसी दोस्तों एक तरीके की ब्लड सेल्स हैं, सब स्टडी करते आ रहे हैं। आरबीसीज क्या हैं? एक तरीके की ब्लड सेल्स हैं। कितनी होती हैं? 99% सेल्स यही हैं दोस्तों। जो तीन तरीके की सेल्स हैं ब्लड सेल्स में, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, प्लेटें जो इनको बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन जब बुक पे आते हैं, मीन्स एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं, क्वेश्चन पेपर पे आते हैं, तब जाकर ही दिमाग घूम जाता है। इसलिए सारी चीज़ें थ्योरेटिकली क्लियर होनी चाहिए, कन्फर्म होनी चाहिए प्रैक्टिकल के साथ साथ में, कि 99% ब्लड सेल्स जो हैं, ये तीनों तरीके की ब्लड सेल्स जो हैं, इनमें 99% सेल्स कौन है? आरबीसी जी हैं। इसका मतलब आपसे कोई पूछ ले सबसे ज़्यादा ब्लड सेल्स कौन सी है, द मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स इन ब्लड सेल कौन है, कौन सी है ब्लड, कौन है? आरबीसीज हैं सबसे ज़्यादा ब्लड सेल्स, पहली चीज़। दूसरी चीज दोस्तों, आरबीसीज के अंदर अभी हमने डिस्कस किया हीमोग्लोबिन होता है, डिस्कस कर लिया दोस्तों हमने, हीमोग्लोबिन है। दूसरी चीज, आरबीसीज के अंदर क्या न्यूक्लियस होता है क्या? हमने डिस्कस किया दोस्तों, आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता जी? जब बोन मेरो में ये बनती हैं, रेड बोन मेरो में जब बनती हैं, तब तो शुरू में इनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाय द टाइम जब ये डिफरेंशिएट करती हैं, डिफरेंशिएशन करती हैं, तो ये अपना न्यूक्लियस जो है वो लूज कर देती हैं, लॉस हो जाता है। और ये कैसी हो जाती हैं दोस्तों?
एन्यूक्लिएटेड हो जाती हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस नहीं रह जाता। इस एन्यूक्लिएटेड की वजह से या न्यूक्लियस लूज कर देने की वजह से ही इनका जो शेप है दोस्तों वो कैसा हो जाता है, अच्छा नहीं बना वो दोस्तों डायग्राम। ये देखिए अंदर से देखिए यहाँ पर बीच में क्या हो गया, ये बाई कॉन्केविटी हो गई दोस्तों, दोनों साइड से देखो अंदर धस गया, इसको हम बोलते हैं बाई कॉनकेव शेप, बाई कॉनकेव शेप। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, क्या इसका कोई फायदा है क्या इस बाई कॉनकेविटी का? हाँ जी, एक तो देखो ऐसी होती, एक ऐसी हो गई, इसका मतलब देखो अंदर धस गई। एक तो दोस्तों इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, पहली चीज तो सरफेस एरिया बढ़ गया। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए काम क्या है इसका, ऑक्सीजन और कार्बन मतलब गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन। गैसेज में क्या, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा करती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो चलो प्लाज्मा में घुल के आ जाती है 70%, तो गैसेज का ट्रांसपोर्ट करती है दोस्तों। तो इसका मतलब गैसेज के एक्सचेंज के लिए इसको सबसे ज्यादा स्पेस मिल जाता है, बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाता है सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से। दूसरी चीज ये देखो दोस्तों, यहां से ऐसी हो गई तो यहां पर ये थिन हो गई है, क्या होगी दोस्तों, थिन। तो गैसेज एक्सचेंज में ऑक्सीजन यहां से बाहर छोड़ने में, यहां से अंदर लेने में बड़ा इसके लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन जो है जो एक्सचेंज है वो इसके लिए इजी हो जाता है थोड़ा सा। क्लियर है दोस्तों? आरबीसीज के बारे में आपको मैं कुछ कुछ चीजें बताते जा रहा हूं, जो कि हम सब कुछ चीजें ऐसे हर क्वेश्चन तो हम पुटअप कर नहीं सकते ना यहाँ पर, ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं। अगली चीज है दोस्तों आरबीसीज को लेकर के, और वो क्या है दोस्तों, आरबीसीज को लेकर के हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि आरबीसीज का अब अगर हम देखें तो भाई लाइफ स्पान क्या होता है, भाई कितने टाइम के लिए जिंदा रहती हैं। भाई लाइफ स्पान की बात करें तो सबको पता है 120 दिन के लिए ही ये जिंदा रहती हैं, इसका मतलब उसके बाद में डेड हो जाती हैं, डेथ हो जाती है दोस्तों इनकी। ये तो सब ने पढ़ा हम लोगों ने, लेकिन डेथ हो कैसे जाती है जी, तो ये डेथ हो कैसे जाती है जी इन लोगों की, ठीक है ना, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। वैसे अगर हम पहले प्रोडक्शन से पहले मैं इसको डिस्ट्रक्शन को डिस्कस कर लूँ तो आई थिंक किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। डेथ जो है इनकी कैसे हो जाती है आरबीसीज की, आरबीसीज का जो डेथ होना है या इनका ख़त्म होना है दोस्तों, उससे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम हीमोलाइसिस, ब्लड का ख़त्म होना। ब्लड कौन है, आरबीसीज ही है अपने आप के अंदर, ठीक है, हीमोलाइसिस बोलेंगे इसको। और ये हीमोलाइसिस कैसे कैरी आउट होता है, आरबीसीज का डेथ होनी कैसे कैरी आउट होती है दोस्तों, ये एक तरीके की फेगोसाइटोसिस से होता है। फेगो मीन्स इसको कोई ना कोई आकर के खा जाता है, इसका मतलब कौन खा जाएगा दोस्तों, इसको कोई ना कोई फेगोसाइट्स आकर के खा जाती हैं। और वो फेगोसाइट्स कौन होती हैं दोस्तों, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं। इसी ब्लड के अंदर ही हम पढ़ेंगे व्हाट आर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, फेगोसाइटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, जो कि आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर दी हैं इसकी लाइफ स्पान खत्म हो जाने के बाद में। ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो कहाँ पर होती हैं, मेनली स्प्लीन के अंदर भी होती हैं, लीवर के अंदर भी होती हैं। और लीवर के अंदर जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं जो आरबीसीज को ख़त्म करती हैं, उनका नाम बताइए, ये होती हैं दोस्तों कुफर सेल्स। याद रखिएगा दोस्तों, लीवर के अंदर कुफर सेल्स जो होती हैं वो क्या काम करती हैं दोस्तों, फेगोसाइटिक सेल्स हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के थ्रू आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। और भी काम है दोस्तों, इसके अलावा रेड बोन मेरो खुद भी इनको, बोन मेरो जो है खुद भी डिस्ट्रॉय कर देता है इनको, ठीक है ना, बोन मेरो जो है इनको खुद भी डिस्ट्रॉय कर देता है दोस्तों। अगर आप अलाउ करो तो वैसे तो अपना डायरेक्ट इंटरेक्शन हो नहीं रहा लाइव, मैं आपको और बताना चाहूँगा कि भाई इसके अंदर हो क्या जाता है, फिर अगर ये डिस्ट्रॉय होंगी तो क्या होगा। आरबीसीज डिस्ट्रॉय होती हैं तो क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या है भाई, हीमोग्लोबिन है मेनली चीज, इसका मतलब हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होगा। हीमोग्लोबिन का हीम और ग्लोबिन जो है वो अलग अलग हो जाता है। हीम जो है इसका आयरन पार्ट है, ग्लोबिन जो है इसका प्रोटीन पार्ट है दोस्तों। आयरन वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी के अंदर, क्या हो जाता है दोस्तों, रीअब्जॉर्ब हो जाता है।
और जो हीम पार्ट है दोस्तों, किसी एंजाइम एक्शन की वजह से, हम नहीं बोलेंगे इतना ज़्यादा कि कोई चीज़ आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ। हीम ऑक्सीजनेज की वजह से, की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। या हीम को बिलीवर्डिन में कौन कन्वर्ट कर देता है, हीम ऑक्सीजनेज, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है दोस्तों। बिलीरुबिन फर्दर रिड्यूस होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, कौन इसको रिड्यूस करता है, बिलीवर्डिन रिडक्टेज, बिलीवर्डिन रिडक्टेज, और इसको क्या बना देता है दोस्तों, बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन कैसा बिलीरुबिन है जो यहां पर बनता है, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है दोस्तों, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। किसको जाएगा, लीवर को जाएगा। लीवर के अंदर ये अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड के अंदर बदल जाता है, अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड लीवर। और दोस्तों ये फैट सोल्यूबल बिलीरुबिन के वाटर सोल्यूबल बिलीरुबिन में बदलने का प्रोसेस है, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ से ये बिलीरुबिन बाइल के साथ में गोल ब्लेडर से होता हुआ कहाँ पर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। कहाँ पर आ गया दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी कुछ हुआ, जहाँ पर फैट का डाइजेशन में काम में आया, ये फर्दर कौन था, ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन किस में बदल जाएगा दोस्तों, यूरोबिलिनोजन में और स्टर्कोबिलिनोजन में। यूरोबिलिनोजन यूरोबिलिन में कन्वर्ट होकर के यूरिन को कलर देता है, स्टर्कोबिलिनोजन स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होकर के स्टूल्स को इसका कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है दोस्तों। ये था आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो गया। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आरबीसीज के फॉर्मेशन से या एरिथ्रोपोएसिस से, कि आरबीसी जो है प्रोडक्शन कैसे होता है आरबीसीज का दोस्तों प्रोडक्शन कैसे होता है। हमने डिस्कशन ये तो कर लिया कि डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है। आरबीसीज का प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों यहाँ से, फिर हम क्वेश्चन तुरंत के तुरंत जो क्वेश्चन आएंगे इनसे हम स्टडी कर लेंगे। आरबीसीज का प्रोडक्शन हमने बता दिया, जब बनी थी तो न्यूक्लिएटेड थी और न्यूक्लियस था मतलब इनके अंदर, और बाद में इसको न्यूक्लियस को इन्होंने खो दिया, कोई दिक्कत नहीं, जैसी भी हो गई जी। इसके प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं, एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। आरबीसीज के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। कहाँ होता है, रेड बोन मेरो में होता है। चीजें क्लियर हैं दोस्तों। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसके लिए जरूरत है, आरबीसीज के सिंथेसिस के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें जरूरत हैं, और इनमें से एक है विटामिन बी12, दूसरा है फोलिक एसिड। एक होता है विटामिन बी12, दूसरा होता है फोलिक एसिड। दोनों कहां से आएंगे, खाने के साथ खाना पड़ेगा इनको, खाने के साथ ही मिलेंगे। खाने के साथ में आए तो दोस्तों एब्जॉर्प्शन भी होगा इनका। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है दोस्तों, इनका स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। आइदर इट इज होमवर्क फॉर यू, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि विटामिन बी12 कौन से पार्ट में एब्जॉर्ब होता है, फोलिक एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में एब्जॉर्ब होता है। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। अब दोस्तों बताइए मुझे कि विटामिन बी12 क्या ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्या नहीं। इसके एब्जॉर्प्शन के लिए एक और अलग चीज की जरूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या नाम है दोस्तों, ये इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ होता है दोस्तों, स्टोमक में प्रोड्यूस होता है। और इस स्टोमक में होने की वजह से इन्हें इसको क्या नाम देते हैं, गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों हम इसको, गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर। अगेन बात आ गई कि कहाँ प्रोड्यूस होगा, स्टोमक में तो हो रहा है, लेकिन स्टोमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। दोस्तों एक क्वेश्चन है, ये सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की भी कौन सी सेल्स के अंदर, पैराइटल सेल्स के अंदर। गैस्ट्रिक सेल्स की भी पैराइटल सेल्स के अंदर ये प्रोड्यूस होता है। कौन, इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है दोस्तों। ठीक है ना, यही विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन, जीआईएफ। ठीक है दोस्तों, अगर विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हुई, अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हुई, तो सीधे सी बात है आरबीसीज का सिंथेसिस नहीं होगा, एरिथ्रोपोएसिस नहीं होगा,
इसका मतलब क्या कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। क्या इसके अलावा भी और कुछ भी रिस्पॉन्सिबल है क्या, कोई हार्मोन भी है क्या ऐसा? यस, हार्मोन कोई रिस्पॉन्सिबल है क्या एरिथ्रोपोएसिस के लिए? यस, एक हार्मोन का नाम होता है एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएसिस के नाम पर ही नाम रख दिया हमने एरिथ्रोपोएटिन। और सबको पता होना चाहिए कि एरिथ्रोपोएटिन जो है वो किसका हार्मोन है? एरिथ्रोपोएटिन दोस्तों किडनीज का हार्मोन है, जो कि कंट्रोल करता है किसको? एरिथ्रोपोएसिस को। ये ध्यान रखता है कि कितनी सेल्स मर रही हैं और कितनी पैदा करनी है, मीन्स कितनी को वापस पैदा करना है या वापस बनाना है, एरिथ्रोपोएसिस करना है। और ये किसके हिसाब से काम करता है? फीडबैक सिस्टम। कोई आके इसको बताएगा ना, फीडबैक सिस्टम से। और ये मैक्सिमम फीडबैक सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों ने पहले डिस्कस किए हैं, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स होते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ पिछले वीडियो जाके देखिएगा दोस्तों, मैंने 16 तारीख से ही सीरीज शुरू करी है। पिछले वीडियो जाके देखिएगा कि फीडबैक सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का मैंने बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल मैंने वहाँ पर समझा रखा है दोस्तों। ये सब कुछ था एरिथ्रोपोएसिस और हीमोलाइसिस के बारे में। दोस्तों बहुत हो गया, क्वेश्चन पर आते हैं। Which one of the following is not essential for the RBC सिंथेसिस? दोस्तों आयरन चाहिए क्या? आयरन चाहिए क्या? यस चाहिए। फेरम तो चाहिए भैया, इसके बिना तो हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं ना, इसका तो मेन कंपोनेंट है। B12 चाहिए क्या? चाहिए। आयरन चाहिए। फोलिक एसिड चाहिए। बाइल चाहिए? नो, नेवर। दोस्तों आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ही लेंथ पे डिस्कशन करेंगे दोस्तों इसका भी हम कि ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन का मोलिक्यूल जो है वो कितने मोलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कैरी कर सकता है। हीमोग्लोबिन कैसे लिखा हमने? HB से लिखा। इसको अभी हमने तोड़ा था, कैसे तोड़ा? हीम और ग्लोबिन में तोड़ा दोस्तों हमने। हीम इसका आयरन वाला पार्ट है, ये प्रोटीन पार्ट है दोस्तों, ठीक है ना। अब हीम में आयरन, एक मोलिक्यूल हीमोग्लोबिन के अंदर, एक मोलिक्यूल हीमोग्लोबिन के अंदर कितने एटम जो हैं किसके होते हैं भाई? आयरन के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में आपको मतलब याद रखनी है आपको, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि एक ग्लोबिन के अंदर कितनी चेन होती हैं ग्लोबिन प्रोटीन्स की दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो बताऊं, ग्लोबिन की दो तरीके की चेन होती है, एक अल्फा होती है और एक बीटा होती है दोस्तों, ठीक है ना। एक अल्फा होती है और एक क्या होती है? बीटा होती है। और एक अल्फा और बीटा का मतलब ये भी दो चेन होती हैं और ये भी क्या, कितनी चेन होती हैं दोस्तों? दो चेन होती हैं। तो दोस्तों आपसे कोई पूछे कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितनी चेन्स होती हैं? टोटल 4 चेन्स होती हैं दोस्तों, ठीक है ना। टोटल कितनी होती हैं दोस्तों? 4 चेन होती हैं। तो दोस्तों 4 हीमोग्लोबिन की चेन्स होती हैं इसके अंदर। ऐसे ही हीम की यूनिट्स कितनी होती हैं दोस्तों? ये भी 4 यूनिट्स होती हैं। कितनी होती है दोस्तों? 4। मैं कैसे लिख दूं दोस्तों? मतलब हीम की यूनिट्स कितनी होती है दोस्तों? एक के अंदर कितनी होती है? 4 होती है। मतलब एक हीमोग्लोबिन में हीम 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 हीम, ये तो कोई गायत्री मंत्र की तरह से हो गया भैया, कोई मंत्र उच्चारण हो गया भैया। हर एक हीम के अंदर एक एक आयरन है, आयरन है, आयरन है और ये आयरन है दोस्तों, ठीक है ना। एक आयरन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैच कर सकता है। इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ने 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैच कर लिया दोस्तों। यही समझाना चाह रहे हैं हम कि एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम की यूनिट हैं, 4 ग्लोबिन प्रोटीन्स हैं। ये ग्लोबिन प्रोटीन 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा होते हैं। एक हीम के अंदर क्या होता है? एक हीम के अंदर एक आयरन का एटम होता है। तो 4 एटम्स हो गए, जो चारों के एटम्स एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैच करते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एक साथ में कैरी कर लेता है। एक चीज। दूसरी चीज, तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन 4 दोस्तों। एक तो ये चीज। दूसरी चीज दोस्तों हमने कल ही स्टडी किया था, ये जो आयरन है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कैरी करना होता है कई बार ना, फेरम, इसको कैरी कौन करता है?
इसको कैरी कौन करता है? हम ब्लड वाले की बात नहीं कर रहे। इसका क्या कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है क्या? यस, हमने कल ही डिस्कस किया था ग्लोब्यूलिन्स के अंदर डिस्कस किया था दोस्तों। कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं और इसका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नाम है ट्रांसफरिन। क्या नाम है दोस्तों? ट्रांसफरिन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कि आयरन को ब्लड के अंदर कैरी करता है। क्लियर? और आयरन जो स्टोर कहाँ पर होता है? लीवर के अंदर होता है। हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। चलिए मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। द हार्मोन दैट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। पढ़ लिया दोस्तों हमने। आरबीसीज के प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। एरिथ्रोपोएसिस को कंट्रोल करने वाले हार्मोन को इसी के नाम से बोलते हैं और वो क्या है? एरिथ्रोपोएटिन। किसका हार्मोन है दोस्तों? ये किडनीज का हार्मोन है। किसका हार्मोन है दोस्तों? ये किडनीज का हार्मोन है। क्लियर है? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस इन। अब दोस्तों डिस्ट्रक्शन देखो, मैंने तो आपको लीवर में भी पढ़ाया था, स्प्लीन में भी पढ़ाया, गोल ब्लैडर में तो नहीं होता, ब्लड में नहीं होता दोस्तों। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी दोस्तों थोड़ा सा पता नहीं दोस्तों, कई बार हम चीज़ें बोल रहे होते हैं ना तो समझ में नहीं, मतलब याद नहीं रहती कई चीज़ें कि यहाँ पर बता देनी चाहिए दोस्तों। चलो मैं बता देता हूँ, क्लियर कर दूंगा मैं आपको कि क्यों होता है ऐसा, कैसे होता है, इसको कैसे याद रखना है दोस्तों। मैक्सिमम आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन जो है वो स्प्लीन के अंदर ही होता है। मैक्सिमम आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस। किसके थ्रू हुआ था? ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू हुआ। फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से कौन करती हैं? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स करती हैं। और कहाँ करती हैं? स्प्लीन में करती हैं। इसीलिए दोस्तों स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। स्प्लीन को देखो लीवर की कुफर सेल्स भी करती हैं डिस्ट्रॉय आरबीसीज को, ठीक है ना, लेकिन वो सबसे ज़्यादा नहीं करती। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर दोनों ऑप्शन आ गए तो ज़्यादा कौन कर रहा है? ऑब्वियस सी बात, हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा? स्प्लीन जो है वो ग्रेवयार्ड है किसकी? आरबीसीज की। ठीक है, क्लियर है? इसकी कब्र कहा जाता है दोस्तों इसको, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीजन टू डिटरमाइन अ ब्लड ग्रुप इज फाउंड इन और ऑन। दोस्तों थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं। कैसे डिस्कस करेंगे दोस्तों? ये आ गए ब्लड ग्रुपिंग पे। हम ब्लड ग्रुपिंग तो चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं हम ब्लड ग्रुपिंग को। ठीक है ना दोस्तों, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में आपको मैं छोटी सी चीज सबसे पहले बता दूं। ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है? ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है एक एंटीजन से, और ये एंटीजन्स कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसीज की सरफेस पर पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है आपको चीजें सारी एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, और वो है नर्सिंग स्मार्ट यूट्यूब चैनल। आरबीसीज की सरफेस पर कुछ एंटीजन्स होते हैं और डिफरेंट एंटीजन्स होते हैं दोस्तों। अब ये क्या क्या एंटीजन्स हैं दोस्तों? या तो एंटीजन ए होता है या एंटीजन बी होता है दोस्तों। दो ही तरीके के एंटीजन होते हैं। तीसरा, ये ब्लड ग्रुपिंग जो है हम ABO-RH एबीओ ग्रुपिंग बोलते हैं ना दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ABO-RH ब्लड ग्रुपिंग। RH भी अपने में एक तरीके का ब्लड ग्रुप ही है दोस्तों, ठीक है ना। ओके, ABO का मतलब ये लिख दिया दोस्तों, O का मतलब है क्या? एक RH। अब समझाता हूं दोस्तों इसके अंदर क्या मतलब है। एंटीजन ए जिस ग्रुप के अंदर है उस ब्लड ग्रुप को हम क्या बोल देंगे दोस्तों? ब्लड ग्रुप को हम क्या बोल देंगे? ब्लड ग्रुप ए। एंटीजन बी जिसके अंदर है उस ब्लड ग्रुप को हमने बोल दिया ब्लड ग्रुप बी। एंटीजन ओ जिसके अंदर, ओ नहीं है दोस्तों, ये याद कैसे रखोगे? इसको जीरो याद रखिए, इसको ब्लड ग्रुप तो वही है ये, इसको कैसे याद रखोगे? जीरो से याद रखिए। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीजन नहीं है दोस्तों। रिपीट कर रहा हूं, ब्लड ग्रुप ओ, रीड इट लाइक जीरो, और इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है ना। एक ब्लड ग्रुप कौन हो गया दोस्तों? ए बी। कौन एंटीजन है दोस्तों इसके अंदर? दोनों के दोनों एंटीजन हैं दोस्तों, ए एंड बी। आरएच के अंदर कौन सा एंटीजन है दोस्तों? आरएच एंटीजन है। क्लियर है दोस्तों? सारी मतलब चीजें। ए ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन, ए एंटीजन जिसके में है ए ब्लड ग्रुप, बी जिसके अंदर है बी, जीरो जिसके अंदर है मतलब वो ओ ब्लड ग्रुप हो गया। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीजन नहीं है।
ए बी में दोनों के दोनों एंटीजन नाम लिखा हुआ, तो जैसा लिखा हुआ वैसा ही समझेंगे। ए का मतलब ए, बी का मतलब बी, जीरो का मतलब जीरो, ए बी का मतलब ए बी, आर एच का मतलब आर एच। क्लियर है दोस्तों? ओके जी। अब चीज आइए दोस्तों, बात करते हैं एंटीबॉडीज पर, एंटीबॉडीज पर, ठीक है ना, एंटीबॉडी एंटीबॉडीज पर। दोस्तों हर एक ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी बनाएगा, हर ब्लड ग्रुप जो है वो एंटीजन जो है वो एंटीजन के खिलाफ में एंटीबॉडी बनाएगा, लेकिन अपने टाइप की एंटीबॉडी नहीं बनाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोल रहा हूं दोस्तों, अपने टाइप की नहीं बनाएगा, दूसरे टाइप की बनाएगा, क्योंकि अपने टाइप की बनाएगा तो हिमोलाइसिस होकर के वो खत्म हो जाएगी सारी चीजें। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी अगर मैं बोलूं यहां पर एक बार, एंटी ए एंटीबॉडी ये बनाता है, मान लो अगर मैं बोल दूं ये बात, तो क्या हो जाएगा जी, दोनों का रिएक्शन होगा, हिमोलाइसिस होकर के तो सब कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब एंटी ब्लड ग्रुप ए एंटी ए एंटीबॉडी नहीं बनाता, ये बनाता है एंटी बी एंटीबॉडी। इसी का मतलब ब्लड ग्रुप बी जो है, इसके अंदर एंटीजन बी है, ये एंटी ए एंटीबॉडी बनाता है। ब्लड ग्रुप जीरो जो है दोस्तों, मतलब ब्लड ग्रुप ओ जो है दोस्तों, इसके अंदर क्या कोई एंटीजन है? क्या नहीं है, इसलिए ये एंटीबॉडी ए भी बना लेता है, एंटीबॉडी बी भी बना लेता है। कोई नुकसान नहीं है ना दोस्तों, खुद को तो नुकसान है नहीं इससे, क्योंकि एंटीजन है ही नहीं इसके अंदर, तो दोनों तरीके की एंटीबॉडी बनाता है। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप देखिए दोस्तों, जिसके अंदर दोनों एंटीजन है, वो अगर कोई एंटीबॉडी बनाएगा तो खुद को हिमोलाइसिस हो जाएगा। इसके लिए ना तो ए बनाता ना बी बनाता, ये कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी है, ब्लड ग्रुप ए के अंदर ए एंटीजन, बी के अंदर बी एंटीजन, ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं दोस्तों, जीरो है, ठीक है ना, जीरो है एंटीजन। और ए बी के अंदर क्या हुआ दोस्तों, ए और बी दोनों हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर वापस। एंटीजन टू डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप इज फाउंड इन ओरेन, मैंने बता दिया दोस्तों, एंटीजन हमेशा आरबीसीज की सरफेस पर पाए जाते हैं। कहाँ होते हैं? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीसीज की सरफेस के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन इंडिविजुअल्स ऑफ ब्लड ग्रुप ओ। अब देखो दोस्तों, ब्लड ग्रुप ओ ये हो गया दोस्तों, और इसकी अगर मैं बात करूं एंटीजन की, ओ का मतलब जीरो, कोई एंटीजन नहीं होता। एंटीबॉडी की बात करता अगर मैं दोस्तों, तो एंटी ए एंड एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज बनाता है दोस्तों। जो कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों बना सकता है ना, यस बना सकता है अपनी सुरक्षा के लिए। इसको रीड इट लाइक जीरो, तो इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता। क्वेश्चन ये पूछा ना दोस्तों, विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन इंडिविजुअल्स ऑफ ब्लड ग्रुप ओ। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मैं लिखूं ब्लड ग्रुप ए, ये ब्लड ग्रुप चल रहा है ना, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, सेम एंटीजन होता है दोस्तों, सेम एंटीजन होता है दोस्तों, सेम एंटीजन होता है। लेकिन एंटीबॉडी उल्टा होता है, एंटी बी एंटी ए, और दोनों है तो दोस्तों ना तो एंटी ए बना सकता ना एंटी बी बना सकता, कोई भी नहीं होता। ओ ब्लड ग्रुप है, कोई एंटीजन नहीं है, इसका मतलब एंटी ए और एंटी बी दोनों तरीके के एंटीबॉडी ये बना सकता है। वापस रिवाइज कर दिया दोस्तों हमने, पढ़ोगे बार बार तो याद जाएंगे। अदरवाइज तो दोस्तों मैं ये चीजें बोलूं कि देखो ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ये कोई एंटीबॉडी बनाता ही नहीं है। एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाओगे? एंटीजन के खिलाफ बनाओगे। ये एंटीबॉडी बनाता नहीं बनाता तो भैया इसके घर में कोई भी आए इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। क्या है जी? ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। कोई भी ब्लड ग्रुप दे दो आप इसको, चाहे ब्लड, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंटीबॉडी तो बनाना नहीं है, एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो रिएक्शन होगा नहीं। ठीक है, ओके जी। ऐसे हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो भैया इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है भाई, इस वजह से एंटीजन नहीं है, इसका मतलब हथियार नहीं है। किसी के घर में बिना हथियारों के जाता है भैया तो कोई भी रख लेगा इसको, ठीक है ना, इसको कोई भी रख लेगा दोस्तों। तो ब्लड ग्रुप ओ जो है, चूंकि कोई एंटीजन कैरी ही नहीं करता, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। क्योंकि इसका कोई एंटीजन नहीं है तो इसके खिलाफ में कोई एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं, किसी को खतरा ही नहीं है, तो यूनिवर्सल डोनर है। ऐसे याद रखने को दोस्तों में सिंपली याद रख सकते हैं चीजों को, ठीक है ना। इसका मतलब ए जो है किसको ब्लड दे सकता है? एक तो खुद को, और जो सबसे लेता है ए बी को। बी खुद को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ओ किसको ब्लड दे सकता है जी? ओ तो देखो भैया सबको ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर, हमने पढ़ लिया। ऐसे ही ए बी जो है किसको ब्लड दे सकता है? केवल ए बी को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों एंटीजन है भैया इसके अंदर।
ठीक है, क्लियर है चीज़ें? तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्तों आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ए बी कैन गिव ब्लड टू। अब देखो दोस्तों, पढ़ेंगे, देखो हम इसको ना, ब्लड ग्रुप ए बी, सबको पता होगा ए बी, इसका मतलब इसके अंदर एंटीजन क्या है जी, ए बी है और बी भी है। ये एंटीबॉडी कौन सा बना सकता है, कोई नहीं बनाता एंटीबॉडी ये, ठीक है ना। अब देखो ये गिव मतलब डोनर की तरह से किसी के पास में जाता है। सोचो ये एक को दे दिया, एक के अंदर एंटीजन क्या था, ए था ना, और क्या एंटीबॉडी क्या बनाता है, एंटीबॉडी बी बनाता है, एंटीबॉडी बी बनाता है दोस्तों। अब देखो ये एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों इसके पास में आए तो एंटीबॉडी ये बी बनाएगा, ये देखो बी एंटीजन बी के खिलाफ में रिएक्शन करेगा, मीन्स हेमोलाइसिस होगा, और हेमोलाइसिस होकर के ब्लड खत्म हो जाएगा इन चीज़ों में। ऐसे ही बी को देगा तो ये एंटीबॉडी बनाएगा। ऐसे केवल ये और केवल किसको दे सकता है, ए बी को ही ब्लड दे सकता है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है दोस्तों। हम ये ब्लड ग्रुप देते समय ए बी जो है, अगर एक को अगर ब्लड ग्रुप देगा ये तो 20 के पास में जाएगा। ये एंटीबॉडी कौन सा बनाता है जी, ए वाला बी एंटीबॉडी बनाता है, तो हेमोलाइसिस हो गया। ऐसे बी के पास में जाएगा तो ए भी जाएगा और बी भी जाएगा दोस्तों। तो बी जो है कौन सा एंटीबॉडी बनाता है, ए एंटीबॉडी बनाता है सर, ए एंटीबॉडी बनाता है तो हेमोलाइसिस हो जाएगा दोस्तों। इसलिए ये केवल और केवल अपने आप को ही ब्लड दे सकता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो। आज के लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करनी थी, इसलिए हमने क्वेश्चन थोड़े कम डिस्कस किए हैं। बेसिक्स थे, क्लियर होने चाहिए थे, और आई होप आपको ये सब बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो और आगे इनको एग्जीक्यूट करने में। थैंक्स अ लॉट।